साथियों, अब भारत ने ये तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के टारगेट को 2025 की समय सीमा तक हासिल करने में भारत चूक सकता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना तो जरूर पूरा होगा, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के पहले इंडिया को फेस करने होंगे कुछ चैलेंजेस। आज हम उन 3 चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला चैलेंज है करेंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करता है तो उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को बनाता है। इस ट्रांजैक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट, दूसरे करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म एसेट्स में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वहीं करेंट अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो लायबिलिटी और एसेट्स में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं। ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। पहले ट्रेड अकाउंट, दूसरा इनविजिबल अकाउंट। ट्रेड अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड नोट होते हैं जैसे कि हम रिकॉर्ड ऑफ गुड्स, जो गुड्स को हम लोग इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। आप कोई भी गुड्स ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। दूसरा इनविजिबल अकाउंट में वो रिकॉर्ड्स नोट होते हैं जैसे कि डोनेशंस, प्रॉफिट ट्रांसफ़र, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एटसेट्रा। यही ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट का जब नेट सम नेगेटिव होता है तो हम उसे करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में जब हम कहें तो जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम करते हैं तो हम उसे करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। आरबीआई की फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के रिपोर्ट को देखें तो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया था $36 बिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये करेंट अकाउंट डेफिसिट क्यों इम्पोर्टेंट होता है कंट्री के लिए। तो देखिए, मैं समझाता हूँ। हर कंट्री को ट्रेड करने के लिए फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होती है। जब इस करेंट अकाउंट में भी ज़्यादा डेफिसिट आ जाता है तो उस फॉरेन करेंसी में भी कमी आती है। इस चीज़ को याद करने के लिए आप देख सकते हैं 1991 के क्राइसिस को। तेल आयात करने के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था, यानी हफ्ते भर बाद भारत कच्चा तेल नहीं खरीद सकता था। उस वक्त बस 2 दिन का फॉरेन करेंसी हमारे पास बचा हुआ था, यानी कि एसेंशियल इंपोर्ट जैसे कि फ्यूल, पेट्रोलियम, गैस, ऑयल को मंगवाने के लिए भी हमारे पास बस 2 दिन का पैसा बचा हुआ था। लेकिन तब के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने देश को बचाया और इस कंगाली से बाहर निकाला। Dr. Manmohan Singh, then finance minister in the Narasimha Rao government, delivered a union budget that changed India forever. उन्होंने एक रिफॉर्म लाया जिसका नाम था एलपीजी रिफॉर्म। इस रिफॉर्म ने देश को कंगाली से बचाया और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में बढ़त लाई और हमारे फॉरेन करेंसी में भी उन्होंने इजाफा किया इस रिफॉर्म के जरिए। और हमारा कैपिटल अकाउंट तो सरप्लस में हो गया, हमारे करंट अकाउंट में भी इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन हमारा करंट अकाउंट स्टिल डेफिसिट में ही रहा। अब ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, हम इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे सही कर सकते हैं। तो हमारा पहला सॉल्यूशन है कि हम ऑयल इंपोर्ट्स में कमी लाएं। फाइनेंशियल ईयर 2020 की रिपोर्ट्स देखें तो 4,59,077 करोड़ का हम लोगों ने ऑयल इंपोर्ट किया था। वहीं अगले साल ये अमाउंट डबल होके 8,99,312 करोड़ तक पहुंच गया। ऑयल इंपोर्ट करने में हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी देश के बाहर जा रहा है। इसमें हम कमी लाके हम अपने करंट अकाउंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस एरिया पे हमारे गवर्नमेंट ने वर्क किया और ये टारगेट रखा है कि 2030 तक 50% ऑफ हम लोग अपना एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से लें। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। अब बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। हमारा दूसरा सॉल्यूशन है स्पेशल वॉच अकाउंट। इसे आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके जरिए हम डॉलर को रुपये से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं।
इसके थ्रू क्या होगा कि हम लोग फॉरेन एक्सपोर्टर्स का पेमेंट हम लोग डॉलर के जरिए हम लोग रुपये में करें। इन दो सॉल्यूशन के जरिए से हम अपने करंट अकाउंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैलेंज है इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ स्किल। हालांकि ये तीनों इंटरकनेक्टेड रीजन है, इसलिए मैंने इसको एक में ले लिया है। हमारी कंट्री जब आज 75 साल पहले जब आज़ाद हुई तो उन्होंने सोशलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए ये डिसाइड किया कि हमारे कंट्री का रिसोर्स किस सेक्टर में जाना चाहिए। उस वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के सेक्टर को। हमारी कंट्री की 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर थी, पर फिर भी हम लोगों ने इसको इकोनॉमिक फोकस में नहीं लिया। इसका नतीजा ये रहा कि जो पहले से ही अमीर थे वो एजुकेशन को लेकर उन्होंने इस सेक्टर में जॉब पाई और अमीर होते गए वो। वहीं जो गरीब थे वो एजुकेशन ना मिलने के कारण इस सेक्टर में जॉब नहीं पाए, क्योंकि एजुकेशन ना रहने के कारण उनके इस सेक्टर में जॉब पाना काफ़ी मुश्किल था, तो वो और गरीब होते गए। इसके कारण हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी क्रिएट होते गई और यही इनइक्वालिटी आगे भी बरकरार रही और आगे और जाकर बढ़ी। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। पॉल क्रुगमैन जो कि नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर किसी कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सबके लिए मुसीबत साबित हो सकती है, जहाँ तक कि अमीरों के लिए भी। अब इस सेक्टर में जो हम लोग ने इन्वेस्ट किया उसका फ़ायदा भी हमें उतना नहीं मिल पाया, क्योंकि मेजरली ये जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर थी ये गवर्नमेंट के ही हाथों रही और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लार्ज करप्शन और इनएफिशिएंसी के कारण जो फ़ायदा कंट्री को मिलना चाहिए था वो फ़ायदा कभी मिला ही नहीं। बात करते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना होने के कारण हमारे देश में लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का स्टेप लिया। इस स्टेप के थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने की उम्मीद रखी गई। वहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आए, इसके लिए हम लोगों ने स्टेप लिया ईज़ ऑफ बिज़नेस का। ईज़ ऑफ बिज़नेस को हम लोगों ने बढ़ावा दिया। दूसरा और सॉल्यूशन हमारा इस सेक्टर में ये रहेगा कि हम इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो आएँ और हमारे कंट्री में अपनी इंडस्ट्री खोलें। इसके लिए हमारा ये ज़रूरी रहेगा कि हम अपने पॉपुलेशन में, हम अपने स्टूडेंट्स में न्यू एज की स्किल्स को इम्प्लीमेंट करें। हम आज भी अपने जीडीपी का सिर्फ 0.42% इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 2015 में 0.49% था। हम लोगों ने वहाँ से 0.49% से घटा के 0.42% किया। इस चीज़ को मान सकते हैं कि ये कोविड की वजह से की गई होगी, बट 2018 में भी हम अपने जीडीपी का 0.43% इन्वेस्ट करते थे, जो कि फिर से 2015 से के 0.49% से कम है। हमारा तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। आज के समय में कंट्रीज़ की इकोनॉमिक एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इसके कारण क्या होता है कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो उसका असर बाकी सब कंट्रीज़ पर भी पड़ेगा। अभी वर्ल्ड में इन्फ्लेशन चल रहा है। यूएसए में इन्फ्लेशन का रेट है 7.7%, वहीं यूके का इन्फ्लेशन का रेट है 11%। इन्फ्लेशन आने के कारण इसका असर हम पर भी पड़ सकता है। कैसे? इन्फ्लेशन जब आता है तो डिमांड ऑफ परचेज घट जाता है, जाहिर सी बात है। अब जब डिमांड ऑफ परचेज घटेगा तो हम एक्सपोर्ट में भी कमी आ जाती है। इस एक्सपोर्ट में कमी आने के कारण हमारे इकोनॉमी पर भी घाटा होगा। हम रिपोर्ट को देखें तो पिछले साल के हिसाब से इंडिया में 16.7% की एक्सपोर्ट में कमी आई है, वहीं इंपोर्ट में 5% का इजाफा हुआ है, जो कि इन टर्न फिर से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को हार्म करता है। इन्फ्लेशन के वजह से कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर लोन्स कॉस्टलियर हो जाते हैं। लोन्स कॉस्टलियर होने पर ये इकोनॉमी पर असर डालती है और इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो आ भी रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और कैपिटल आउटफ्लो की वजह से ये हमारे रुपये पर भी असर डालती है और इन टर्न करेंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बढ़ जाता है। इसका सॉल्यूशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद दिया था। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल।
आपदा में अवसर और वोकल फॉर लोकली हमें ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट से बचा सकता है। इसके इफेक्ट से बचने के लिए हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं, जो कि इंडियन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर ही हो सकता है, ताकि हम अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से घटा सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप आगे ही ऐसी चीज़ों को मिस ना करें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं कि और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं।